इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लान करने में ही फेल हो गए, प्लान ही नहीं कर पाए, तो समझ लीजिए कि आपका प्लान अब क्या है, फेल होने का। इससे हमें बचना है। प्लानिंग कीजिए अच्छे से, स्ट्रैटेजी बनाइए। आपका जो भी गोल है, अगर आपको स्टेट सर्विस करनी है, आपको यूपीएससी निकालनी है, आपको कोई और एग्ज़ाम क्रैक करनी है, तो आपको उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अपने सिलेबस, अपने एग्ज़ाम पेपर के हिसाब से। ठीक है, उसे ही हम कहेंगे प्लानिंग। सो बिफोर वी स्टार्ट, फीडबैक आपका आप देते रहिए। टॉपिक स्पेसिफिक डाउट आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है अभी, क्विज़ लगातार हम लोग टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। लाइव क्विज़ में बहुत सारे पार्टिसिपेंट के साथ में, हंड्रेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट के साथ में मौका मिलेगा compete करने का। और टेस्ट पूरा होने के बाद में वहाँ पर रैंकिंग भी दी जाती है। आपका अपना स्कोर भी दिखता है कि आपने कितने समय में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने सही या गलत रहे। तो तुरंत इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए @AskCAC। इसके अलावा टीचर्स के साथ में Q&A सेशंस और PDF मटेरियल और अदर थिंग्स वो तो मिलती ही रहेंगी। CAC को आप इसी तरह से अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है ओशियनोग्राफी। तो हम लोगों ने पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा यानी कॉन्टिनेंट की बहुत स्टडी कर ली। अब हम थोड़ा सा जो पानी भरा हुआ है बीच में, जो सागर है, जो महासागर है, जो जल है, उसकी अब हम थोड़ी सी उसका विज्ञान पढ़ेंगे, यानी कि उसकी स्टडी करेंगे। तो कितने प्रतिशत हिस्से पर पानी भरा हुआ है पृथ्वी पर? आप अभी कमेंट करके मुझे बताइए कि कितना प्रतिशत हिस्सा है जिस पर पानी है, यानी कि महासागर, कितने प्रतिशत सतह पर महासागर है। तो हम कौन कौन से टॉपिक्स इसमें देखेंगे, आप, मेरी एक सलाह है कि आप इन्हें कहीं लिख लीजिए ये सारे टॉपिक्स को। तो हम लोग इसमें देखेंगे ओशियन बॉटम रिलीफ, जो आज देखेंगे। आज के लेक्चर में हम ओशियन बॉटम रिलीफ कवर करेंगे। उसके बाद में आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग महासागरीय धाराएं यानी ओशियन करंट्स, महासागरीय ज्वार यानी टाइड्स, लवणता सैलिनिटी, तापमान और प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ, ये सब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप फिर से उस टॉपिक को वापस से रिवाइज करके फिर से उस वीडियो को देख सकते हैं, और अदरवाइज आप डाउट्स हमसे पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है ओशियन बॉटम रिलीफ यानी महासागरीय अधस्थल उच्चावच। तो ओशियन क्रस्ट यानी कि जो महासागर की भूपर्पटी है वो किससे बनी होती है? वो हमें पता है कि बेसाल्टिक होती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बहुत बार बेसाल्टिक, एंडेसिटिक, ग्रेनिटिक पढ़ लिया है, तो मुझे लगता है आप धीरे धीरे आपको क्लियर हो गया होगा। बेसाल्टिक, ग्रेनिटिक, ग्रेनाइट जिसे हम कहते हैं, एंडेसिटिक, ऐसी बहुत सारी, ओलिवाइन, बहुत सारी रॉक्स हमने पिछली बार देखी थी। आप चाहें तो वो रेफ़र कर सकते हैं, मैं उस लिंक डाल दूंगा उस वीडियो की इसमें। ठीक है, ऊपर आपको दिख जाएगी यहाँ पर। तो चलिए, बेसाल्टिक और एंडेसिटिक, इसका कंपैरिजन आप मुझे बताइए कि कौन सी ज़्यादा तरल यानी फ्लूइड होती है। आपने वो पढ़ा है ना? नहीं तो आप ये जो मैं वीडियो लिंक दूंगा इसको ज़रूर देखिए और आपको क्लियर तभी होगा वो। तो ओशियन क्रस्ट यानी कि महासागर की भूपर्पटी वो बनी होती है बेसाल्टिक रॉक से या बेसाल्टिक चट्टानों से, लावा जिस तरह से निकलता है अंदर से। और उसकी जो थिकनेस यानी मोटाई होती है वो 1 से 3 किलोमीटर, इट इज़ अबाउट 1 to 3 किलोमीटर इन थिकनेस, राइट। एंड इट्स कलर इज डार्क, तो इसका गहरा रंग होता है और इसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व हाई होता है, ज़्यादा होता है। अब ओशियनिक क्रस्ट यानी ये पर्पटी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण होता है मिड ओशियनिक रिज, जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया म का, मध्य महासागरीय कटक, वहाँ पर। और ये नष्ट कहाँ होती है, डिस्ट्रॉय होती है ट्रेंचेस में, यानी कि खाइयों में, खाइयों में ये नष्ट होती है। खाई कहाँ पर होती है? तो वो महासागर और महाद्वीप इसके मार्जिन यानी इसकी सीमा पर होती है ना? ये हमने देखा था ना। अब ओशियन फ्लोर यानी कि महासागर का जो तल है वो फ्लैट तो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इतना ज़्यादा डाइवर्स है, इतनी विविधता है कि कॉन्टिनेंट यानी कि हमारे स्थल पर भी नहीं पाई जाती। जो स्थलाकृतियाँ हम ऊपर देखते हैं जैसे पहाड़ है, घाटियाँ हैं या खाइयाँ हैं, उससे भी ज़्यादा विविधता ओशियन में, महासागरों में है। देखिए, महासागर अपने आप में ही एक गर्त है, महाद्वीप ऊपर उठे हुए हैं
और जो नीचे के गड्ढे हैं जिसमें पानी भर गया है तो वो गर्त ही कहलाया। तो अपने आप में वो पहले ही एक गर्त है। अब उसमें भी बहुत ज़्यादा विविधता है, उसका जो उच्चावच उसे ही कहते हैं रिलीफ। रिलीफ का मतलब कि कहाँ पर ऊंचाई है, कहाँ पर निचाई है, कहाँ खाई है, कहाँ पर आइलैंड जैसा है, तो कहीं पहाड़ पर्वत जैसा है। ठीक है, चलिए। तो ओशियन बॉटम रिलीफ अगेन ये आपको फैमिलियर पिक्चर में लेकर आया हूँ। यहाँ से शुरू होता है महासागर, इस तल से इस तरफ है कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, और नीचे है महासागर यानी ओशन। ठीक है, तो देखिए एकदम से ऐसा नहीं कि गड्ढा है। अब आप देख सकते हैं कितनी नाउ यू कैन सी एंड अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी। अब आप इसकी विविधता को अप्रिशिएट कर सकती हैं कि कितनी ज़्यादा विविधता है, कितना कितना कुछ जानने को है इसमें। तो इसीलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैंने जैसे बताया इस तरह से ये दोनों मार्जिन यानी सीमाएं हो गई कॉन्टिनेंट और ओशन की यानी महाद्वीप और महासागर की। अब इस समय आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंट ऐसा लग रहा है जैसे आगे तक थोड़ा सा यहाँ तक आया हुआ है। ठीक, ये कॉन्टिनेंट आया हुआ का मतलब क्या है कि ये एक्सटेंडेड पोर्शन है, यानी कि उसका थोड़ा सा निकला हुआ भाग है, और इन सब के अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवा देता हूँ इससे। ये जो कॉन्टिनेंट का ही एक तरह से भाग है, इसे कहते हैं कॉन्टिनेंट शेल्फ। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप का ही एक डूबा हुआ भाग है, तो महाद्वीपीय शेल्फ। फिर यहाँ से इसमें स्लोप यानी कि ढाल शुरू हुआ, तो इसे कह देंगे हम कॉन्टिनेंट स्लोप यानी महाद्वीपीय ढाल। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये यहाँ तक नीचे तक पूरा ढाल चल रहा है इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पर्वत हैं, कुछ डूबे हुए पर्वत हैं यानी सबमर्ज्ड माउंटेन्स है, और कुछ बाहर निकले हुए वॉल्केनो से बने ये सब यानी ज्वालामुखी से, तो कुछ उस टाइप के। अब ये जो हिस्सा बाहर निकल गया, ये कट के इतना हिस्सा बाहर निकल गया, ये तो ये हो गया आइलैंड। आइलैंड मतलब द्वीप। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे, जो साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में जो अंडमान निकोबार से शुरू होता है, और आपका इंडोनेशिया, म्यांमार, बहुत सारे देश है वहाँ पर, फिलीपींस तक, पूरे के पूरे ज़्यादातर उनमें से वॉल्केनिक आइलैंड है। वो काफ़ी बड़े बड़े द्वीप भी हैं, दुनिया के सबसे बड़े द्वीप भी हो सकते हैं ये। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं नीचे एक समतल हिस्सा है, इसे कह देते हैं मैदान यानी प्लेन, एबिसल प्लेन। तो ये है आपका गंभीर समुद्री मैदान। फिर आप देख सकते हैं कि कुछ पर्वतों की या फिर चट्टानों की एक लंबी सी श्रृंखला जैसी है, तो ये है रिजेस। ठीक है, और बीच में इसके है एक खाई जहाँ से निकलता है लावा बाहर, और ये रिजों का निर्माण होता है। मिड ओशियनिक रिज हमने पढ़ी थी, यही है मिड ओशियनिक रिज। क मतलब मध्य महासागरीय कटक, अच्छे से याद है आपको, मुझे पता है। अब आप देख सकते हैं इस तरफ प्लेन है कंटिन्यूअस, ये प्लेन जो है, प्लेन हम क्या कहते हैं, गंभीर समुद्री मैदान। तो यहाँ पर है पूरा का पूरा प्लेन कंटिन्यूअस, मतलब यहाँ बीच में कोई एक बड़ा हिस्सा छूटा हुआ नहीं है। जबकि अब हम राइट हैंड साइड पे जब देख रहे हैं तो बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे गायब है, इसे हम कहेंगे खाई यानी ट्रेंच। तो ये है महासागरीय खाई। अब इसके अंदर बहुत सारा हिस्सा समा गया है। ये क्यों बनती है, अभी हमने बताया था कि यहाँ से कैसे कन्वेक्शन सेल चलता है, नई परपटी यानी कि ओशन क्रस्ट का निर्माण होता है, और यहाँ पर वो नष्ट होती है। बिल्कुल इजी सिंपल। चलिए आगे देखते हैं हम डिवीजन ऑफ ओशियन बॉटम, महासागर अधस्थल का भाग, उसके जितने भाग हैं या उसका एक तरह से वर्गीकरण है वो थोड़ा सा देख लें। तो 3 प्रकार के इसके वर्ग हैं या इसके भाग हैं, ओशियन कॉन्टिनेंट मार्जिन यानी महासागर, और महाद्वीप की सीमा। तो कुछ ये हिस्से, ठीक है, महासागर यहाँ पर है, महाद्वीप और इधर है महासागर, तो इसकी सीमा जहाँ लगती है। फिर उसके बाद में डीप ओशन प्लेन्स, तो कुछ ये हिस्सा यानी कि ये जो गहरे समुद्र में जो मैदान बने हुए हैं प्लेन्स हैं वो। फिर उसके आगे चलते हैं तो मध्य महासागरीय कटक, हमें मिड ओशियनिक रिज मिल जाती है कहीं यहाँ पर। थोड़ा सा बिल्कुल ईजी समझ में आ रहा है सारे फिगर्स से, बिल्कुल 3 डायमेंशनल फिगर्स आपके लिए इसीलिए लेकर आया हूँ जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए, आपकी इमेजिनेशन बिल्कुल फायर अप हो जाए। देखिए मैंने आपको बताया था कि आइंस्टाइन ने क्या कहा था, इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो अपनी इमेजिनेशन को, अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाइए। कहते हैं ना, आप जो भी इमेजिन करेंगे वो आप बन भी सकते हैं।
तो आप अपने आप को इमेजिन करिए एक अफसर की तरह, एक सफल इंसान की तरह, तो आप वो ही बनेंगे। आपको उसके लिए काम तो करना ही होगा, लेकिन वो इमेजिनेशन आपको ऐसे ऐसे नए आइडियाज़ देगी, और वो इमेजिनेशन यानी वो कल्पनाएं, मैं कोरी कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दिन में सपने देखने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और कन्विक्शन वाली इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको दृढ़ विश्वास है अंदर कि हाँ मैं ये काम करके ही रहूँगा, हाँ मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ही रहूँगा, और ये छोटी मोटी जो बाधाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहे, मैं उसे समझ के उसे क्लियर करके ही रहूँगा। मुझे एक बार, दो बार, 10 बार भी वो वीडियो देखना पड़े या वो किताब पढ़नी पड़े तो मैं वो करूँगा। इसे कहते हैं कन्विक्शन। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। ओशियन कॉन्टिनेंट मार्जिन यानी महासागर महाद्वीप की सीमा। और दो चीज़ें क्या बताई, ये पहली चीज़ थी। अगली दो चीज़ें क्या थी, मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियनिक रिज, और उसके बीच में एबिसल प्लेन्स यानी ये मैदान, गंभीर समुद्री मैदान। तो इस महासागर महाद्वीप की सीमा में भी कुछ फर्दर डिविजन्स हैं। ठीक है, अब हम डिवीजन पे थोड़ा सा अंदर डिवीजन जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको ओशियन के बॉटम में मोटी मोटी तीन चीज़ें पकड़नी है। एक है उसकी सीमा जहाँ बनती है महाद्वीप और महासागर की, दूसरी है कि बीच में जो मैदान है, जहाँ जो खाली इलाका है या जो ऐसा एरिया है जहाँ पर ज़्यादा उच्चावच, ज़्यादा रिलीफ, ज़्यादा डाइवर्सिटी, विविधता नहीं है, और तीसरा है उसका मिड ओशनिक रिज, जहाँ से उस सागर तल का निर्माण हो रहा है एक तरह से। ठीक है, अब ये जो पहला हिस्सा मैंने पकड़ा, इसमें भी कुछ दो तीन अलग अलग हिस्से हैं। ठीक है, पहली बार में आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार कितने ज़्यादा हम अंदर हिस्से जाते जा रहे हैं और याद नहीं रह रहा है, लेकिन मेरी बात मानिए, आप जो भी मैं फिगर्स आपको दिखा रहा हूँ आप उसे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ज़रूरत पड़े तो रिवीजन कीजिए या नोट करिए हल्का सा, और आपको ये बिल्कुल याद रहेगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। आप फिर से कल आके अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें पहले से याद आने लग जाएंगी, और 7 दिन बाद फिर से अगर इसका रिवीजन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ मैं जानता हूँ या जानती हूँ पहले से। तो ठीक है, जल्दी से महासागर महाद्वीप की सीमा यानी मार्जिन्स, जो पहला हिस्सा था ओशियन बॉटम रिलीफ का, उसके तीन हिस्से देख लेते हैं। एक है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो मैंने आपको पहले ही फिगर में बताया था, जो महाद्वीप का ही थोड़ा सा हिस्सा निकला हुआ था, फ्लैट सा एरिया, ये था कॉन्टिनेंट शेल्फ यानी महाद्वीप का शेल्फ। उसके बाद में अगला था, थोड़ी सी ढाल आ गई थी। ठीक है, एकदम से ऐसी गिरावट टाइप आई थी, जिसमें बीच में कुछ हिस्से छूटे हुए भी थे, यानी कि वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे दरारें हैं, खाइयाँ टाइप के टूटे हुए हैं। वो मैं आपको अभी बताऊंगा क्या है वो। ठीक है, और फिर उसके बाद में है महाद्वीपी वृद्धि यानी राइज। ये जो हिस्सा है ना नीचे का, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ या दूसरे कलर से कहता हूँ। ठीक है, ब्लू ठीक रहेगा। ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा है कॉन्टिनेंटल राइज। तो ये कुछ भी नहीं है, जहाँ से प्लेन शुरू होता है और जहाँ से ये स्लोप शुरू होता है, उसके बीच का एक ट्रांजिशन जोन है, एक रूपांतर क्षेत्र टाइप का। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सबसे पहले तीन चीज़ें देखिए ना, शेल्फ, ये कॉन्टिनेंट हमारा, ये कॉन्टिनेंट शेल्फ, ये स्लोप, और ये राइज। उसके बाद में आया प्लेन्स। करेक्ट, ये इस तरह से। कंफ्यूज मत होइए, मैं आपके साथ हूँ, आपको समझा के ही मैं मानूंगा। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट शेल्फ, महाद्वीप की जो शेल्फ है, सबसे ज़्यादा उथला पार्ट होता है, सबसे शैलो रीजन, गहराई ज़्यादा नहीं होती है, कुछ 200 मीटर तक गहराई होती है। ठीक है, कंपैरेटिवली हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओशियन के हिसाब से बहुत कम है। फोटोनिक जोन है, यहाँ पर रोशनी आती है, फोटिक जोन यानी सूर्य की किरणें यहाँ आती है, इसके डीप में फिर थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है। मरीन लाइफ, फ्लोटिंग प्लैंकटॉन्स, पेंथोस एंड नेक्टॉन्स यानी क्रैब्स एंड फिशेस। तो समुद्री जीवन है, उसमें प्लैंकटॉन्स हैं, उसमें आपके केकड़े हैं, मछलियाँ हैं। मछलियाँ क्या खाती है? प्लैंकटॉन्स खाती है। ठीक है, और इसमें स्थल से आके जो अवसाद है वो जमा होता है, कुछ गाद मिट्टी रिवर्स जो लाती होगी, जो हिमनद यानी ग्लेशियर्स जो लाते होंगे, वो सब चीज़ें आके इस पर जमा होती हैं, तो वो भी इसका पार्ट है। बिल्कुल लॉजिकल चीज़ें हैं ना, इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये कुछ है तो कभी समझ ही नहीं सकती कि क्या चीज़ है, कोई नई चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इस पे बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, इसलिए कॉन्टिनेंट शेल्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मेरे इस टॉक में थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा यही लेगा, बाकी दो हिस्से बहुत जल्दी 2-2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। तो रिसोर्सेज फ्रॉम कॉन्टिनेंट शेल्फ यानी इससे संसाधन हमें क्या प्राप्त होते हैं? कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप शेल्फ से 90% पेट्रोलियम रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का 90% पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है कॉन्टिनेंट शेल्फ में। ठीक है, एग्जाम्पल्स कुछ देखिए, बॉम्बे हाई
भारत का सबसे बड़े रिसोर्स या संसाधन में से एक पेट्रोलियम का गल्फ ऑफ कैम्बे यानी खंबात की खाड़ी, फिर पर्शियन गल्फ है, अरब की खाड़ी वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। अब पर्शियन गल्फ का एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा इधर वाला, ये पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्शिया यानी ईरान, जिसका पहले का नाम था पर्शिया, इन्होंने बाद में नाम भरा ईरान कर लिया, आर्यों से थोड़ा सा रिलेटेड है। तो इसके बीच में जो खाड़ी है अरेबिया, और इसके बीच में ये वाली खाड़ी पर्शिया के बीच में, इसे पर्शियन गल्फ या ना अरब की खाड़ी भी कहते हैं अरेबिया के कारण। अब इसमें आप देख सकते हैं कुछ ये रेड ऑरेंजेस टाइप के क्षेत्र, ये मार्क किए हुए हैं गैस फील्ड, मतलब यहाँ से गैस प्राप्त होती है। और ये जो ब्लू क्षेत्र है ना, ये है आपके पेट्रोलियम या ऑयल रिजर्व जिन्हें कहते हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे आप पाएंगे कि इस गल्फ क्षेत्र में यानी पानी में है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय शेल्फ में है। वैसे ही सिमिलर एक और एग्जांपल है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक ओशन में भी बहुत सारे इस तरह से रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ये आर्कटिक सर्कल और उसके बीच में है आर्कटिक ओशियन, नॉर्थ पोल यानी आपका उत्तरी ध्रुव पर। अब यहाँ पर कौन कौन से हैं? यहाँ पर रशिया आपको देख सकते हैं आप, यूएस का थोड़ा सा हिस्सा, अलास्का, कनाडा देख सकते हैं, ग्रीनलैंड, फिर फिनलैंड, स्वीडन का नॉर्दर्न पार्ट, ये सब हाई लैटिट्यूड वाले हैं। ये इस तरह से पृथ्वी पर अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई लैटिट्यूड, इनका जो अक्षांश है वो बहुत ही उच्च अक्षांश वाले एरिया है ये। और आप जानते हैं नॉर्थ पोल तो 0 डिग्री पर है ही है। तो यहाँ का जो एरिया है, अब इसमें बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापवृद्धि के कारण मेल्टिंग हो गई है। ये पूरा क्या होता है ना, आइस से जमा होता है, यानी यहाँ पे पूरी की हिम जमा होती है, तो वो सब पिघल गई है। और इस वजह से एक नया सी रूट यानी जलमार्ग एक बन गया यूरोप से रशिया के बीच में, रूस के बीच में। और यहाँ पर पेट्रोलियम भंडार संभावित हैं, पे कुछ पोटेंशियल पेट्रोलियम रिजर्व है जिन्हें ये सब एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, और रेस लगी हुई है एक। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ से यानी महाद्वीपीय शेल्फ से क्या संसाधन मिल सकते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जैसे इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं गोल्ड। ठीक है, ये गोल्ड AU, इस कुछ एक विशिष्ट स्रोत चट्टानें होती है, यानी कुछ सोर्स रॉक्स होती हैं, और वहाँ से ही ये निकलता है जो भी धातु है या खनिज है। किस वजह से? गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण, यानी कि वो ग्रेविटेशनल फिल्ट्रेशन, एक तरह से सेपरेशन हो जाता है उसका। ठीक है, और एक मूल्यवान खनिज हमें प्राप्त होता है, तो उसे बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स तो आप समझ गए, निक्षेप टाइप। ठीक है, और वेव एक्शन के कारण लहरों से तट का अपरदन होता है। वेव एक्शन जो है वो रॉक्स को इरोड कर देती हैं। कुछ स्टेबल मिनरल फ्रीड फ्रॉम द रॉक्स, तो कुछ स्थिर खनिज हैं वो अलग हो जाते हैं, और हैवी मिनरल्स का एक शेल्फ बन जाता है। ठीक है, आप फिर से एक बार देख सकते हैं इसको अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगे तो प्लेसर डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं संसाधन के रूप में। कैसे? ये वेव्स आती हैं, इस पर मारती हैं वेव्स कहाँ पर? और चट्टानों पर, और यहाँ से कुछ अलग करने लगती हैं कुछ स्पेशल खनिज, और वो सब एक जगह जब इकट्ठा हो जाते हैं, बस यही है प्लेसर डिपॉजिट, और कुछ भी नहीं है। और क्या मिलते हैं हमें? मोती मिलते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट मिलते हैं। कहाँ पर? पेरू के तट पर, पेरुवियन कोस्ट पर। और इस तरह की मछलियाँ मिलती हैं जिसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट, प्रोटीन, ये सब ज़्यादा होता है, तो उसका कुछ मेडिसिनल यूज़ हो जाता है, यानी उसमें कुछ दवाओं के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो महाद्वीपीय शेल्फ खत्म है ना, ओशियन कॉन्टिनेंट मार्जिन लैंडफॉर्म, यानी महासागर और महाद्वीप के तट की आकृतियों में से कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म, जिसको मैंने सबसे ज़्यादा समय का बोला था। अगले दो बहुत छोटे छोटे से हैं, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय वृद्धि या चढ़ाई। तो ये देखिए, ये था शेल्फ है ना, जो हिस्सा निकला हुआ मैंने बताया था, अभी अभी आपको समझाया, सब बहुत सारे संसाधन भी उसके समझाए। फिर ये जो ढाल है, दिस इज द स्लोप, बहुत ही तीखा ढाल होता है, मैसिव स्लोप, और बहुत ही स्टीप है, और मैसिव लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। किस चीज़ का? टेरिजिनस डिपॉजिट्स, यानी स्थलों से जो भी ये आ रहे हैं ना, जमा हो रहा है ये हिस्सा, ये डिपॉजिट्स, ये इसका बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड की तरह भूस्खलन होता रहता है। पानी तो है ही वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा वो जम नहीं पाता, गिरता जाता आगे। और गंगा और इंडस इतनी बड़ी बड़ी रिवर हैं, ये क्या कर दिए थे ना, ये जब बह के आती है इतना तेज़ बहाव इनका होता है कि यहाँ पर कैनियन बना देती है। मान लीजिए ये रिवर आ रही है, तो ये बना दी इसने घाटी टाइप की, काट दिया इसको बीच में से। जैसे ग्रैंड कैनियन का मैंने आपको यूएस के ग्रैंड कैनियन का बताया था ना, जो कोलोराडो रिवर ऐसे 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 राउंडेड बनाती है, ग्रैंड कैनियन बताया था आपको, बहुत ही सुंदर चित्र था वो। तो वैसे ये सब मरीन है ना, अंतर समुद्री घाटियाँ बना देती है।
और इस तरह से यहाँ पर कभी कभी एक वाटरफॉल भी बन जाता है, यानी जलप्रपात। दुनिया का सबसे हाईएस्ट जलप्रपात वो डेनमार्क स्ट्रेट पर है। तो ये दोनों हो गए तट आकृतियों में से। अब तीसरी है वृद्धि। छोटे छोटे से टॉपिक, 1 मिनट और लगेगा। तो ये देखिए, ये रहा शेल्फ जो संसाधनों से युक्त, ये है आपका स्लोप तीखा ढाल जहाँ पर आपको मिल सकते हैं कुछ घाटियाँ टाइप, है ना, जो नदियाँ आके काट देती हैं इसे। और फिर आया ये हिस्सा, ये है कॉन्टिनेंटल राइज, मतलब महाद्वीपीय वृद्धि या चढ़ाई, या जहाँ से ये शुरुआत होती है ना, ये चढ़ने की, जहाँ से ऊंचाइयों की शुरुआत होती है, इसे ये रूपांतर क्षेत्र है और कुछ भी नहीं है। इन प्लेन्स को, इधर ये जो प्लेन्स हैं, यहाँ पे प्लेन्स है और यहाँ पे राइज, ये अपना स्लोप है, तो इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन है, यानी रूपांतर जोन है, और कुछ भी नहीं, इसका कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी नहीं है। ठीक है। अब कॉन्टिनेंट, ये कहाँ एब्सेंट होता है? अब देखिए इस साइड तो आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा हिस्सा, ये कॉन्टिनेंटल राइज, इधर तो आपको दिख ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे खा गया है इसे कौन? ट्रेंच, यानी खाइया, उसमें समा गया है ये बहुत सारा हिस्सा। तो यहाँ से आके कोई डिपॉजिट ही नहीं हो रहा है किसी रिवर का आके गिर के कुछ भी, तो यहाँ कहाँ से बनेगा कुछ भी? तो ये तीनों टॉपिक हमने कवर किए। ओशियन कॉन्टिनेंटल मार्जिन, उसकी जो भी तटीय सीमा जो थी, ओशियन यानी महाद्वीप और महासागर की, ये तटीय सीमा हमने कवर की, उसमें 2-3 चीज़ें। ठीक है। तो ओशियन कॉन्टिनेंट मार्जिन हो गए। मिड ओशनिक रिज मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम पहले इसे देख चुके हैं, मिड ओशनिक रिज को वॉल्केनोज में देख चुके हैं, पृथ्वी की जब हमने अंदरूनी स्टडी की थी तब भी देखा था। अब है गंभीर सागरीय मैदान, बहुत ही आसान सा है, अगला 1 मिनट में। तो देखिए एबिसल प्लेन्स, गंभीर सागरीय मैदान कुछ भी नहीं है, कुछ डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, जो स्थलों से आते हैं, जो हिमनदों से आते हैं, यानी कि रिवर्स लेके आ सकती हैं या फिर कुछ आपके ग्लेशियर्स लेके आ सकते हैं। ये लगभग 40% हिस्सा, यानी 40% ऑफ द ओशन फ्लोर इज मेड अप ऑफ एबिसल प्लेन्स। दे आर नथिंग बट प्लेन। वहाँ पर कुछ आपको रिलीफ फीचर्स नहीं मिलेंगे, जैसे पहाड़, गड्ढे, खाई, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है। और इसमें डिपॉजिट कौन कौन से होते हैं? कॉन्टिनेंट से, यानी कि आपके स्थल से जो आते हैं, महाद्वीप से। फिर आपके आते हैं मरीन लाइफ, यानी जीवों से, और सॉल्ट और मिनरल यानी खनिजों से। इन तीनों चीज़ों का जमाव यहाँ पे होता है एबिसल प्लेन्स में, शांत मैदान जैसे। कॉन्टिनेंट से टेरिजिनस, यानी कि जो स्थलों से जो आ रहे हैं निक्षेप, और मरीन लाइफ यानी कि जो आपके जीव जंतु हैं समुद्र में, वो भी एक तरह से उसका भी डिपॉजिट, उसका भी निक्षेप मरने के बाद में या फिर अलग तरीके से, और खनिजों का जो रॉक से निकलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है PMN, पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स। ये छोटे छोटे धातु पिंड की तरह है, दे आर स्मॉल नोड्यूल्स ऑफ मेटल्स। कौन कौन से? जैसे कि मैंगनीज है, आयन है यानी लोहा है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं। अब ये कुछ कुछ है ना बहुत दुर्लभ है, दे आर वेरी रेयर सम ऑफ देम, सम ऑफ द मेटल्स और मिनरल्स। और सब कंट्रीज़ में एक रेस लगी हुई है इसको एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट करने की, यानी इसे अन्वेषण और उद्धरण करने की एक दौड़ लगी हुई है। ये सागर तल पे पाए जाते हैं। ठीक है, कभी आपको प्रीलिम्स में शायद पूछा जा सकता है। UN क्लोज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है कि टेरिटोरियल वाटर्स यानी कि समुद्री सीमा निर्धारित करना। तो ये रहा आपका 12 नॉटिकल माइल पे टेरिटोरियल सी, यहाँ तक। ये आपके यहाँ से कॉन्टिनेंट खत्म हुआ, जो भी स्थल की सीमा है मान लीजिए, जैसे आप कन्याकुमारी का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में कंटिग्यूअस जोन यानी संस्पर्शी क्षेत्र। तो अगला 24 नॉटिकल माइल जो है वो आपका कंटिग्यूअस जोन है, संस्पर्शी क्षेत्र है। और उसका अगला 200 नॉटिकल माइल ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी आपका विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पर सिर्फ वो देश जिसकी सीमा यहाँ पर ख़त्म हो रही है, स्थल सीमा, सिर्फ उसी को यहाँ पर हक है एक्सप्लोरेशन का, यानी उद्धरण या अन्वेषण का, जो भी संसाधन यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके आगे है हाई सीज। तो ये सब कौन करता है? अनक्लोज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आया था UPSC 2014 में, क्रिटिकली इवेलुएट द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द ओशंस विच कैन बी हार्नेस्ड टू मीट द रिसोर्स क्राइसिस इन द वर्ल्ड। तो ऐसे कुछ विविध संसाधन आप बताइए या उनका विवेचना कीजिए क्रिटिकली, जो महासागर में पाए जाते हैं और जिन्हें आप हार्नेस कर सकते हैं, जिनका उद्धरण कर सकते हैं। दुनिया के संसाधन क्राइसिस यानी जो विपत्ति आई हुई है उसको एक तरह से मीट करने में या उस चैलेंज को झेलने में
या उस आप समझ गए मेरे कहने का मतलब, मीट किस तरह से होता है उसे फेस करने के लिए। यूपीएससी 2014 का ये प्रश्न था। तो हम लोगों ने कौन कौन से वो देखे थे संसाधन, कुछ पेट्रोलियम रिजर्व्स देखे थे, उसमें पाए जाते हैं ना, कुछ मेटालिक रिजर्व्स यानी धातु के देखे थे, पीएमएन मैंने बताया था, ठीक है। इस तरह से अलग अलग कुछ रिजर्व्स है, तो आपको क्रिटिकली इवेलुएट करना है। फटाफट एक छोटा सा रिकैप। ओशियन बॉटम रिलीफ में हमने महाद्वीपीय शेल्फ देखा, महाद्वीपीय ढाल देखी यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर उसका राइज, कुछ समुद्री मैदान क्या होते हैं, पीएमएन पॉलीमेटालिक नोड्यूल जो छोटे छोटे पिंड थे धातु के, और अनक्लोज, ठीक है। अब ओशियनोग्राफी का पहला टॉपिक यहाँ पे आज खत्म होता है, लगभग 25-30 मिनट का ये लेक्चर है पहला, ठीक है। धाराएं, ज्वार, लवणता, तापमान, भित्ति सभी थोड़ा सा अच्छे से इन्वॉल्व होकर मेरे साथ पढ़िए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है काफ़ी प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। तो चलिए आप अपने प्रश्न इसी तरह से पूछते रहिए। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैंने आपको बताई दिया, वहाँ पे क्विजेस चलती हैं जो आप भरपूर लाभ उठाइए उसका। फ्री क्विजेस हैं, आपसे कुछ भी मांगा नहीं जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। और अभी फ़िलहाल तो फ्री ही है। और अपने प्यारे चैनल सीएससी को यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब तो कर ही दिए हैं, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट है कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, हमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि कब आपके वीडियोस आ रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सीएससी, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ।